मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आप सभी जानते हैं कि भारत के साथ साथ विश्व में कोरोना महामारी व्यापक रूप से फैला हुआ है। हम लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन पूर्वजों से सुनने में आया है कि पूर्व में प्लेग जैसी बीमारी हुई थी। बहुत ऐसे भयानक बीमारियों से उन लोगों ने सामना किया है, जिसमें गांव के गांव सारे लोग मर जाते थे। आज कोरोना उसी विभीषिका के साथ पूरे विश्व में सबों को परेशान करके रख दिया है। सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी इसे अछूता नहीं है। आज के डेट में भारत में करीब 7 लाख से ऊपर कोरोना के मरीज हो गए हैं। भारत विश्व के तीसरे स्थान पर कोरोना मरीजों की संख्या में आ चुका है। इसलिए हम सबों का दायित्व बनता है कि हम सब घरों में सुरक्षित रहें, समय समय पर अपने हाथ को साबुन से साफ करते रहें, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, किसी भी भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें और अपनी ह्यूमिडिटी को बढ़ाने का प्रयास करें, अच्छे से भोजन लें और जो भी आयुर्वेदिक या घरेलू नुस्खे से अपनी ह्यूमिडिटी को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का प्रयास करें। और जितने ही सुरक्षित रहेंगे आप, तभी इस महामारी से आप बच पाएंगे। सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग जो है, इस बीमारी का यही दवा है। अभी तक कोई भी वैक्सीन इस के लिए विश्व में नहीं निकला है। तो सुरक्षित रहने हेतु हम सबों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में क्वारंटाइन होके ही रहना अच्छा रहेगा। अब आज हम जो विषय पर चर्चा करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व हुआ था। उनका राजपाट बहुत ही सुंदर था। चंद्रगुप्त मौर्य महानतम सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतः जो अन्य चीज़ों से हमें प्राप्त होती है, वो 321 ईसा पूर्व निर्धारित की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 24 वर्ष तक शासन किए और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्रायः 297 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी शासन की जो अवधि थी 321 ईसा पूर्व से लेके 297 ईसा पूर्व तक। 321 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। इनका जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जो आज बिहार है, जो भारतवर्ष में हुआ था।
इनका निधन 297 ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसे लोग कहते हैं इनकी समाधि जो थी वो मैसूर के चंद्रगिरी पर्वत पर, जो आज कर्नाटक भारत में है, वहाँ हुआ था। इनका बेटा था एक बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी कहा जाता है। उनके पिता जो थे सर्वाद सिद्धि मौर्य, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। मेगास्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंट्रोकोटस एंट्रोकाट के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा है। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का प्रचार छोड़ दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाल ली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। एक नया साम्राज्य बनाया, राजचक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का इन्होंने निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सेनाओं का विस्तार करना जारी रखा। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंदवंश को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। अपने उद्देश्य के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजय वाहिनी का प्रबंध किया। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया जाता है और शास्त्र में कहा गया है कि सैनिकों की भर्ती आटंकियों और शास्त्रोपविजी श्रेणियों की करनी चाहिए। मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक से संधि की। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक भी रहे होंगे, ऐसा एक अनुमान है। प्लूटार्क के अनुसार सांद्रोकोतक ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया। जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार क्षेत्र में था। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। उसका यवनों के विरुद्ध युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सांद्रोकोतक के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राजपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईसा पूर्व में आरंभ किया, ऐसा एक अनुमान है, किंतु उन्हें यह अभियान में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हुई। 317 ईसा पूर्व या उसके बाद मिली होगी, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप यूदेमस ने अपनी सेनाओं सहित भारत
छोड़ दिया। चंद्रगुप्त के यवन युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, कहीं इसका उल्लेख अभी तक नहीं मिलता है। इस सफलता से उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ। जस्टिन एवं प्लूटार्क के वृत्तों में स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भड़काया था, किंतु किशोर चंद्रगुप्त के व्यवहार से यवन विजेता को क्रुद्ध कर दिया। भारतीय साहित्यिक परंपराओं से लगता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रति भी नजर राजा अत्यंत अक्षुण्ण रह चुके थे। महावंश टीका में एक उल्लेख से लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो चला और नए आक्रमण सीमांत प्रदेशों में आरंभ किया। अंततः उन्होंने पाटलिपुत्र घेर लिया और धनानंद को मार डाला। उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया। मामूलनार नामक पश्चिम तमिल लेखक ने तिनेलेवी जिले के पहाड़ियों तक हुए मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया है। प्राचीन इतिहास में कुछ इतिहासकारों का मत एक दूसरे इतिहासकारों से भिन्न है और इन सारी बातों पर चर्चा करने में, कोई ठोस बात करने में प्रामाणिकता के साथ बहुत ही कठिनाई होती है। मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागर खंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। उक्त अभिलेख 14वीं शताब्दी का है, किंतु ग्रीक, तमिल लेखकों आदि के साक्ष्य के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता एकदम अस्वीकृत नहीं की जा सकती है। इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की विजय भी की। महाक्षत्रपति रुद्रदान ने जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि वैश्य पुष्पगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे उस समय। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उसके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सैलूकस के साथ हुआ। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सैलूकस को उसके स्वामी के विस्तृत साम्राज्य का पूर्वी भाग का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। सैलूकस सिकंदर की भारतीय विजय पूरी करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति अब तक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में आ चुका था। सैलूकस 305 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु के किनारे आ गया। ग्रीक लेखक इस युद्ध का ब्यौरा का वर्णन नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की शक्ति के सम्मुख सैलूकस को झुकना पड़ा। फलतः सैलूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक यवन कुमारी की एरा कोरिया, कंदहार, काबुल, बलूचिस्तान के प्रांत देकर संधि किया। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सैलूकस को 500 हाथी भेंट किए। चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके उत्तराधिकारियों के शासन के अंतर्गत होना कंधार से प्राप्त अशोक के द्विभाषी लेख से सिद्ध हो गया है। इस प्रकार स्थापित हुए मैत्री संबंध को अस्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सैलूकस ने मेगास्थनीज नामक एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। वह वृत्तांत इस बात का प्रमाण है
कि चंद्रगुप्त का प्रायः संपूर्ण राज्यकाल युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तार करने में बीता होगा। कुछ अभिलेखों से के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में पितृ माता अनुसार जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए। उनके बाद और कोई मुकुटधारी शासक दिगंबर मुनि नहीं हुए। अतः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेल गोल चले गए। वहीं उनके उपवास द्वारा शरीर को त्याग कर दिया। जिस पहाड़ी पर वो रहते थे उसका नाम पूर्व में भी मैं चर्चा किया हूँ, चंद्रगिरी है, और वहीं उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी है। आगे भी कुछ उसकी शासन व्यवस्था, उससे संदर्भित कुछ ग्रंथ, इन सब बातों पर इस संदर्भ में भी हम बात करेंगे विस्तृत रूप से। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।